कई बार कोई दूसरा व्यक्ति या विद्यार्थी किसी अध्यापक से ऐसा प्रश्न खड़ा कर देता है कि उस अध्यापक को भी लगता है कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने मुझसे कहा कि आप कैलकुलस की बात करते हैं, आप लिमिटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी के जीवन में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या ऐसी बात है कि कैलकुलस की ज़रूरत उसे पड़ेगी या कैलकुलस की ज़रूरत दुनिया को पड़ेगी। तो वैसे तो इस बात की आवश्यकता फिजिक्स में ज़्यादा पड़ी, लेकिन मैं एक उदाहरण मैथमेटिक्स का देना चाहूँगा जिससे हमको थोड़ा ये पता चलेगा कि जो लिमिटिंग प्रोसेस है वो कितना महत्वपूर्ण है और क्यों उसकी आवश्यकता लोगों को पड़ी। तो मैं इसके लिए एक ऐसा उदाहरण चुनता हूँ जो कक्षा 6, 7, 8 के बालक को भी मोटा मोटा पता है। उसे पता है कि अगर किसी व्यक्ति को रुपए उधार दिए जाते हैं और उस पर किसी रेट से या दर से पर एनम या पर 6 मंथ्स या पर मंथ कुछ इंटरेस्ट या ब्याज लिया जाता है, तो एक निश्चित समय के बाद उसे कुल मिलाकर कितना पैसा मिलेगा, ये उसको पता है कि ऐसा सूत्र होता है। अब उसमें दो हिस्से होते हैं, एक साधारण ब्याज का हिस्सा होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का वाला पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या खास बात होती है? जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए और 12% पर एनम पर दिए, तो एक साल बाद अगर साधारण ब्याज में लगाऊं तो एक साल बाद वो मुझे 112 रुपये देगा, और मैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊं तो भी 112 रुपये देगा। लेकिन यदि मैं हर साल चक्रवृद्धि ब्याज लगाता रहूं और 2 साल के लिए रुपये दूं, तो साधारण ब्याज में तो पहले साल के 12 रुपये ब्याज के मिले और दूसरे साल के 12 रुपये ब्याज के मिले, तो कुल मिलाकर मुझे 124 रुपये वापस मिलेंगे। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं और 2 साल के लिए करूं तो एक साल बाद मेरा रुपया 100 रुपया ना होकर 112 रुपया हो गया है अभी उसी के पास। अब जो ब्याज लगेगा अगले एक वर्ष 12% पर एनम के हिसाब से वो 112 रुपये पे लगेगा। तो हो सकता है कि ये अमाउंट 113 रुपये हो जाए, 112 रुपये 70 पैसे हो जाए, क्षमा कीजिएगा 124 रुपये 70 पैसे हो जाए। लेकिन ये बात पक्की है कि जो टोटल अमाउंट है वो 124 रुपये से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो हम इस चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात इस बात से शुरू करता हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए और 12% वार्षिक ब्याज की दर से दिए। तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा ए, वो आएगा P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। अब मेरे काम के लिए यहाँ पर 100 है और मेरे काम के लिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 100 ही है और यहाँ पर 1 वर्ष के लिए मैंने दिया। तो ये मेरे पास 112 रुपये हो गए। अब मैंने इस बात की आवश्यकता को महसूस किया कि मैं उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा लूँ। तो मैंने उसे रोककर कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि मेरी सारी बातें पुरानी हैं, लेकिन ब्याज जो है वो हर 6 महीने बाद चक्रवृद्धि होगा। यानी कि जो 1 वर्ष का समय है उसको मैंने 6-6 महीने के 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कुल पैसा मुझे कितना मिलेगा? तो मुझे कुल पैसा मिलेगा कि 100 प्लस, अब जो ब्याज की दर है 6 महीने के लिए, क्योंकि साल में 2 बार 6 महीने होते हैं, वो ये हो गई और इतना पैसा मुझे मिलेगा। तो इसे यदि कोई व्यक्ति निकाले तो ये निश्चित रूप से 112 रुपये से ज़्यादा आएगा। अगर लालच और बढ़ जाए और वो ये कहे कि नहीं मैं तो हर महीने ब्याज लगाऊंगा, तो फिर हर महीने ब्याज लगाने पर 100 1 प्लस 12/12 हिस्से आपने कर लिए हैं और साल में 12 बार ऐसा हो रहा है, तो ये आएगा, ये अमाउंट और पहले वाले से अधिक आएगा। तो सुविधा के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि अगर मैं केवल 1 हिस्सा कर रहा हूं तो ये है, और अगर मैं 2 हिस्से कर रहा हूं तो ये है, और मैं अगर 12 हिस्से कर रहा हूं तो ये। अब देखो, लालच की तो कोई सीमा होती नहीं है और समय के छोटे करने की भी कोई सीमा नहीं होती है। अब लालच और बढ़ा और ये कहा गया कि मैं 365 दिन के 365 दिन हर दिन ब्याज लगाऊंगा। तो आप इसे 365 कह दीजिए, क्योंकि साल के आपने इतने हिस्से कर दिए, और जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो आपको 12/365/100 की घात 365। अब दिन कोई सबसे छोटी इकाई तो है नहीं समय की। आप हर 1 घंटे लगा सकते हैं ब्याज, आप हर मिनट लगा सकते हैं, आप हर सेकंड लगा सकते हैं,
अब सेकंड भी कोई समय की सबसे छोटी इकाई तो है नहीं, तो और लालच बढ़ेगा। तो आप सेकंड के आधे हिस्से पर लगा सकते हैं, आप नैनो सेकंड पर ब्याज लगा सकते हैं। देंगे 1 साल के लिए, देंगे 100 रुपये ही, 12% पर एनम के हिसाब से देंगे, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पर नैनो सेकंड के बाद लग रहा है। तो इस बात की तो कोई सीमा है नहीं। तो आप ये देखिए कि यदि मैं एन को बढ़ाता चला जाऊं, एन से मेरा तात्पर्य ये है कि जो साल के पार्ट में कर रहा हूं वो मैं बढ़ाता चला जाऊं, तो क्या मेरा अमाउंट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या किसी फाइनाइट क्वांटिटी की तरफ जाएगा? इस बात का उत्तर मुझे ना तो अंकगणित यानी अरिथमेटिक दे सकता है, और ना इस बात का उत्तर मुझे अलजबरा दे सकता है। इस बात का उत्तर मुझे मिलेगा लिमिटिंग प्रोसेस को यूज करके कैलकुलस के द्वारा। वो अमाउंट कितना होगा, यदि मैं ये कहूँ कि मैं तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्याज लगा रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल गैप ही नहीं है समय में, तो उस समय जो कुल अमाउंट होगा उसे शायद मैं ये लिखना चाहूँगा, ए इन्फिनिटी लिखना चाहूँगा, और उसे मैं लिखूंगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जिसका मतलब ये है कि एन अगर बढ़ता चला जाए तो कौन सा नंबर ऐसा है जिसके पास मेरा अमाउंट होता चला जा रहा है, तो वो अमाउंट मेरे पास होगा 100 1 प्लस 12/n डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मैंने n पार्ट किए हैं, और पावर n। अब ये लिमिट कैसे निकाली जाती है इसको आप लोग विचार करिएगा, सोचिएगा, कभी इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट आता है ये लगभग 112 रुपये 75 पैसे आता है, इतना अमाउंट आता है। तो जो हमें 12 रुपये का ब्याज मिल रहा था वो थोड़ा बढ़ गया। तो इसलिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कंपाउंड हो रहा है जिस समय के बाद, उस समय को कम करते चले जाएं तो अमाउंट बढ़ता जरूर है, लेकिन वो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाता। तो ये जो आंसर मेरा आया है इसको शायद आप में से बहुत सारे लोग तुरंत ना समझें, लेकिन एक बार हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आज तो हमने केवल एक मोटी बात आपको बताई है कि कैलकुलस की क्या जरूरत पड़ी, उसके अनेक कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है, इसे हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी सतत चक्रवर्ती ब्याज, ये हम इसे कहते हैं। तो इसको आप जरा समझिए, इसका आनंद लीजिए, इस पर सोचिए, लिमिट की कुछ और बातें सोचिए, फिर अगली बार मिलेंगे तो थोड़ी लिमिट की और बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।